नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए जो अपनी क्लास स्टार्ट की थी उसकी सेकंड क्लास है और इसमें फिर से अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हैं वो जनरल साइंस से शामिल किए गए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वो क्लास में एंड तक बने रहें। प्रथम क्वेश्चन है बल गुणनफल है। बल गुणनफल है यानी जो फोर्स है वो किसका गुणनफल है। सबसे पहले अपन बल की परिभाषा की बात करें। बल की अगर डेफिनेशन देखें तो फ्रेंड्स, बल वो भौतिक कारक है, बल वो कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, यदि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है, एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है, तो उसकी जो अवस्था है यानी स्थिर अवस्था या एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। यदि परिवर्तन नहीं कर पाता तो परिवर्तन का प्रयास जरूर करता है, यही बल कहलाता है। बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान चाल से सरल रेखा में गति कर रही वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। सदिश से मतलब है कि बल की दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अपन आगे जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो ये टोटली टॉपिक है वो कवर करेंगे। भौतिक में दो राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश राशि वो होती है जिसकी डायरेक्शन एंड जो एल्टीट्यूड है परिमाण दोनों हो। सदिश राशि वो राशि जिसमें दिशा और परिमाण हो। ये तो एक कॉमन डेफिनेशन है होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और आवश्यक होती है कि सदिश राशि है वो सदिश जो बीजगणित है, सदिश बीजगणित है उसका भी पालन करती है। यदि सदिश राशि की परिभाषा की सटीक परिभाषा की अपन बात करें तो वो राशि जिसमें दिशा और परिमाण के साथ साथ वो सदिश बीजगणित का पालन भी करती है, सदिश बीजगणित का पालन भी करती है, वो राशि सदिश राशि कहलाती है। आपको मैं अपवाद या उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा इसमें दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है, यानी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा है वो दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिश बीजगणित का पालन नहीं करती। सदिश जो बीजगणित है उसका पालन नहीं करती है, इसलिए अपन इसका जो पूरा टॉपिक है वो एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ अगर बात आ गई तो अपन देख लेते हैं। सदिश वो राशि जिसमें दिशा और परिमाण के साथ साथ वो सदिश बीजगणित का भी पालन करती हो, और अदिश में इसका उल्टा हो जाता है, वो राशि स्केलर क्वांटिटी जो जिसमें दिशा नहीं हो या परिमाण नहीं हो, यानी दोनों में से कोई एक चीज हो, वो कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बल्कि अगर मात्रक की बात करें एमकेएस में या एसआई में तो न्यूटन होता है, जिसे अपन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भी लिखते हैं। इसकी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आते हैं। बल्कि बल का मात्रक क्या है, ये तो हो गया न्यूटन एमकेएस में। यदि सीजीएस में पूछें तो आपको डाइन करना है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। बल के अगर अपन व्योमा की बात करें, क्वेश्चन आता है कि बल की व्योमा क्या है, तो M1 L1 देखिए M है जो यहाँ M है वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, M ये है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, L है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 L1 और T-2 T ये जो T सेकेंड है समय इसको व्यक्त कर रहा है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का और भार और त्वरण का। सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? जो F है वो द्रव्यमान M और त्वरण A का गुणनफल है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ भी आता है कि F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये हमें न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है? ये जो व्यंजक है F बराबर ma, ये हमें न्यूटन की गति के जो 3 नियम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनमें से किस नियम से ये मिलता है? तो आंसर होगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से।
न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है। यदि क्वेश्चन आए कि बल का व्यंजक हमें न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है, तो आपको करना है द्वितीय नियम से। और क्वेश्चन आए कि बल की परिभाषा, बल की डेफिनेशन हमें न्यूटन की गति के किस नियम से मिलती है, तो आपको करना है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसको अपन अलग से पूरा एक अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। आप सभी जो क्लास है उसे प्रॉपर अटेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो बढ़ता है घटता है वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। यानी जो ग्रेविटी फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल उसका मान है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा घटेगा या वही बना रहेगा या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। बताओ क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन है वो सही होगा। यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो जी का मान बढ़ता है। कारण ये होता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी है वो चपटी है, पृथ्वी चपटी है और चपटी होने के कारण जो पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी है, केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी वो केंद्र से ध्रुव की दूरी की बजाय ज्यादा है। जो ध्रुवों की दूरी है केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी वो कम है किसकी बजाय, केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी के बजाय। इसीलिए जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है तथा मात्रा और भार दोनों में परिवर्तन होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब आगे ऑप्शन के अनुसार करना है कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। मात्रा का मतलब है द्रव्यमान से। देखिए भौतिकी में विज्ञान में दो शब्द है जो एक दूसरे एक समझ लेते हैं लेकिन एक नहीं है, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। ये किसी न किसी वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है और ना ही शून्य होता है। जबकि भार है वो शून्य हो सकता है, भार है शून्य हो सकता है, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, ये उसका निजी गुण है, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान है वो उसका एक निजी गुण है। चाहे किसी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी पिंड का द्रव्यमान चाहे यहाँ मापा जाए या अपनी जो नज़दीकी आकाश गंगा है उस पर मापा जाए या किसी और ग्रह पर मापा जाए, द्रव्यमान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जबकि भार है वो गुरुत्व की माप है, भार है वो गुरुत्व की माप है और ये गुरुत्व की माप है। और गुरुत्व जो गुरुत्वाकर्षण है स्मॉल जी, जिसे अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मान के अनुसार भार घटता और बढ़ता है, इसके मान के अनुसार भार घटता और बढ़ता है। इसलिए जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा का जो स्मॉल जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान है, वो अपनी पृथ्वी का कितना है 1/6, पृथ्वी का 1/6। यदि यहाँ आपका वजन 600 न्यूटन है, कैलकुलेशन के लिए यदि अपन 600 न्यूटन रखें तो चंद्रमा पे कितना होगा 100 न्यूटन होगा, क्योंकि जो चंद्रमा पे स्मॉल जी का मान है वो पृथ्वी के बजाय 1/6 है, 1/6 1/6 है। क्वेश्चन पे आए तो यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, नहीं होगा। पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार घट जाता है, हाँ सही है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये ठीक है। भार में परिवर्तन होता है, ये भी ठीक है। मात्रा तथा भार दोनों में परिवर्तन होता है, ये गलत है और ये आंशिक ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार है जो गुरुत्व की माप है, भार का मतलब गुरुत्व की माप से भार घट जाता है तथा मात्रा जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, आगे की जो भी क्लासेज होगी उनमें न्यूमेरिकल और इनको डिटेल से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है शरीर का वजन। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है,
विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है? अच्छा क्वेश्चन है। शरीर का वजन किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ये तो नहीं होता, एक समान नहीं होता, क्योंकि वजन का मतलब ये द्रव्यमान से नहीं है, ये पूछ रहे हैं भार। शरीर का वजन मतलब शरीर का भार है। तो शरीर का बताओ, शरीर का जो भार है वो सभी जगह एक समान होता है? भूमध्य रेखा और ध्रुव पर जो भार है वो एक समान होगा क्या? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जी का मान है वो ध्रुव पर जी के मान की अपेक्षा कम होता है। और अगला है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, हाँ ये ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये नहीं है, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता। मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, नहीं, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर कम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर कम होता है। मैदानों पर क्या होता है? अधिक होता है, मैदानों पर अधिक होता है पहाड़ों की तुलना में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि स्मॉल जी गुरुत्व का जो मान है, गुरुत्व त्वरण का, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। जो W है वो क्या है ये बताना है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। सबसे पहले अगर अपन कार्य की परिभाषा देखें, कार्य कहते कैसे हैं, तो कार्य वो भौतिक राशि है या कार्य अब तब किया हुआ मान सकते हैं जब यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित करें, अपन F फोर्स है वो बल लगाएं और वो वस्तु के D या H उसमें डिस्प्लेसमेंट देने में समर्थ हो जाए। यानी यदि कोई बल है अपन किसी वस्तु पर लगाएं और वो उसमें S विस्थापन यानी कुछ न कुछ विस्थापन उत्पन्न करने में सक्षम हो जाए, तो उसे हम W वर्क किया हुआ मानते हैं। W क्या होता है? F डॉट S, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर अपन बल आरोपित करें और वो उस वस्तु में विस्थापन उसको विस्थापित करने में सक्षम हो जाए, तो जो कार्य है वो किया हुआ माना जाता है। और यदि अगर ऐसा नहीं होता तो कार्य नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन क्या है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल और 0 जूल। अब देखिए 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर, मान लो मैंने यहाँ 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखा है, तो मैंने कौन सा कार्य किया? कोई कार्य किया। W क्या होगा? F भार होगा, जो बल होगा वो तो कुछ ना कुछ मैंने लगाया है, लेकिन S विस्थापन इसमें कुछ हुआ है क्या? कुछ भी, यानी जो वस्तु जहाँ रखी थी वहीं है। केवल कार्य किस कहाँ किया गया? गुरुत्व के विरुद्ध। यदि अपन किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं, या 1 मीटर की ऊंचाई, 2 मीटर की ऊंचाई, यानी एक अपन केवल उठा के रखते हैं, तो उस वस्तु पर अपने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किया है, गुरुत्व के विरुद्ध जरूर कार्य किया है, क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है और अपन ने जो पृथ्वी जो बल लगा रही है उसकी बजाय ज्यादा बल लगाया है पेशीय बल, और उससे उस वस्तु को अपने उठा तो लिया लेकिन कोई कार्य नहीं किया। भौतिकी में कार्य कब किया हुआ माना जाता है? देखिए बेशक वजन लग रहा है तो आप कहोगे कि यार पसीना आ रहा है, ये कौन सा बात है कि कार्य नहीं किया गया? ठीक है, लेकिन विज्ञान में भौतिकी में कार्य तभी किया हुआ माना जाता है यदि अपन किसी वस्तु पर F बल आरोपित करें और उसमें S डिस्प्लेसमेंट लाने में सक्षम हो जाए, तो उस वस्तु पर कार्य किया हुआ माना जाता है। क्योंकि कार्य एक परिमाण है, यानी कार्य में अपन को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, कार्य एक फलन है। जब भी अपन उसमें कुछ भी विस्थापित करने में सक्षम नहीं हुए तो जो W होगा वो क्या होगा? 0। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, MKS या SI में। MKS या SI में क्या होता है? जूल। और अगर अपन CGS में देखें तो क्या होता है? अर्ग। क्वेश्चन भी आता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो आंसर करना है 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। अब देखिए इससे अपन को W का है
वो F डॉट एस, F न्यूटन और S मीटर, इससे अपन इसका है वो विमा भी निकाल सकते हैं। यदि अपन विमा की बात करें तो M1 L2 T - 2। यदि ये आए क्वेश्चन कि कार्य की विमा क्या है तो आपको इंश्योर करना है M1 L2 और T -2, यानी T की पावर में है ऊपर -2 लगाना है, क्योंकि न्यूटन इंटू ये मीटर होता है और न्यूटन का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जो मीटर है ये और ये मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, डी। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल है। बेशक हमने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किए। जैसे अपन सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पसीना क्यों आता है भाई, अपन ज़्यादा दूर तक चढ़ते हैं तो अपन को थकान क्यों अनुभव होती है, क्योंकि अपन गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई तक सीढ़ियों पर चढ़ने पे अपन को परेशानी होती है, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपन को फिर से नीचे खींचने की कोशिश करती है, जो ग्रेविटी के कारण है वो फिर से नीचे, और अपन क्या करते हैं गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो उस कंडीशन में 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर उठाने में गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किए गए, लेकिन भौतिकी में कार्य तभी किया हुआ माना जाता है वैज्ञानिक भाषा में जब अपन उसको एस डिस्प्लेसमेंट देने में सक्षम हो जाए। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, कोई कार्य नहीं किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों भाई, क्यों पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि यानी इसमें रीजन बताना है कि जब अपन अपने दैनिक लाइफ में महसूस भी किया होगा कि जब अपन पहाड़ी पे चढ़ते हैं या जो काफ़ी मतलब ऐसे खड़ी अवस्था में जो होती है जैसे सीढ़ियाँ वगैरह, तो वहाँ भी अपन थोड़े आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, तेज चल सके। क्या तेज चलने के लिए ऐसा करते हैं, या फिसलने की संभावना कम हो जाए इसलिए करते हैं, या शक्ति के संरक्षण हेतु, और डी है स्थायित्व बढ़ाने हेतु। देखिए ऑप्शन है सही आंसर बताना है क्या होगा कि पहाड़ी पे चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ऑप्शन डी है वो सही होगा, स्थायित्व बढ़ाने हेतु। होता क्या है कि जब अपन एक सीधी अवस्था में खड़े होते हैं, सीधी अवस्था में खड़े होते हैं तो जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र वो अपने जो दोनों पैर हैं दोनों पैरों के पास होता है। इन दोनों जो अपने सीधी अवस्था में खड़े होते हैं पैर पास करके, तो दोनों पैरों के पास में होता है, उनके बीच में होता है गुरुत्व केंद्र। और जब अपन बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, या जब अपन किसी पहाड़ी या सीढ़ियों जैसे खड़ी सीढ़ियाँ हैं उन पे चढ़ते हैं, तो गुरुत्व का जो केंद्र है वो भी आगे बढ़ जाता है, गुरुत्व केंद्र कुछ आगे बढ़ जाता है। और अपन को गुरुत्व केंद्र आगे बढ़ने के साथ साथ यदि अपन को स्थायित्व बढ़ाना है तो हमें आगे झुकना होगा। और कई बार आप इसका उल्टा देख लीजिए कि जब अपन नीचे उतरते हैं पहाड़ी से या सीढ़ियों से तो अपन पीछे की ओर झुकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र है वो पीछे की ओर चला जाता है, गुरुत्व केंद्र पीछे की ओर चला जाता है। इसलिए पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति है वो स्थायित्व बढ़ाने के हेतु आगे की ओर झुकता है। और उल्टा भी उतना ही सही है कि जब अपन नीचे उतरते हैं पहाड़ी से तो पीछे की ओर झुकते हैं, क्यों, क्योंकि गुरुत्व केंद्र है वो पीछे की ओर चला जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन कौन सा सही करना है इसमें, डी, स्थायित्व बढ़ाने हेतु पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने हेतु। और या पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ एक व्यक्ति आगे की पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने हेतु। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। कोई बोतल है वो पानी से भरी हुई है, कोई बोतल है वो पानी से भरी हुई है, और वो देखिए सही से बोतल बनी तो नहीं है लेकिन ठीक है। पानी से जो भरी बोतल है वो डाट लगने पे टूट जाएगी, इसमें पानी भरा हुआ है, टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और कांच उष्मा का कूच चालक है। सही आंसर बताओ क्या होगा, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि जमने पर जल का आयतन है वो बढ़ जाता है। आयतन है वो एक आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। पानी से भरी अपना जो नॉर्मल पानी है जिसका सूत्र होता है H2O,
सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि इसके अणुभार की बात करें, कई बार आता है कि H2 का द्रव्यमान क्या है, तो ऑक्सीजन का हो गया 16 और H2 का हो गया 2, 18, ये इसका हो गया अणुभार या परमाणु भार। ऑक्सीजन है वो जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें 8वां तत्व है, 8वां तत्व है, परमाणु क्रमांक 8 है वो ऑक्सीजन के। अगले यदि अपन बात करें क्वेश्चन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 है, इसको प्रोटियम बोलते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। और 1H3 को ट्राइटियम। जो ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। प्रोटियम है उसे 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्यूटेरियम है 1H2। आपने एक सुना होगा भारी जल, भारी जल क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है भारी जल से। सबसे पहले कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो आंसर में करना है यूरे नामक वैज्ञानिक ने, वर्ष 1932 में। भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक ने। अब भारी जल काम किस में आता है, तो जो परमाणु भट्टियां होती हैं उनमें मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारी जल का निम्न से भारी जल किस लिए उपयोगी है, तो परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में इसका यूज होता है, और इसकी खोज किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक ने। भारी जल का सूत्र यदि अपन देखें, देखिए H2O है ना, वैसे ही ये हाइड्रोजन है ना, 1H1 है इसका हाइड्रोजन, यहाँ कौन सा समस्थानिक है, 1H1। तो जो भारी जल में क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, जो 1H2 है यही है यहाँ किसमें, भारी जल में, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। यदि इसका अपन रासायनिक नाम की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और क्वेश्चन आता है D2O भारी जल का अणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। जो m होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए 1H1 में तो क्या है, केवल एक प्रोटॉन ही है। 1H2 में क्या हो गया, हाइड्रोजन जैसा कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, दोनों मिलके 1H2 हो गए। तो ड्यूटेरियम का अगर अपन देखें परमाणु द्रव्यमान, तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन के 16। ऑप्शन में यदि 20 है तो आंसर 20 हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का जो अणुभार या परमाणु भार है वो क्या होगा, 20 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पे टूट जाती है क्योंकि जमने पे जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको करना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम। और यदि आयतन पूछे कि जल का आयतन न्यूनतम होता है, देखिए घनत्व और आयतन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। डी जो डेंसिटी होती है वो होती है m/v। डी डेंसिटी क्या होती है, m/v। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, v न्यूनतम हो जाएगा। एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे यदि किसी अगर अपन जैसे कोई अपन पदार्थ की मात्रा दी हुई है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मात्रा के अपरिवर्तित मात्रा किसी पदार्थ की मात्रा को अपरिवर्तित करने पे द्रव्यमान, मास और v जो वॉल्यूम आयतन है और d डेंसिटी घनत्व है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो जो द्रव्यमान है वो मात्रा बदलेंगे, द्रव्यमान बदल जाएगा, v आयतन भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व क्या होता है, घनत्व नहीं बदलेगा क्योंकि घनत्व का मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की जो सतह है उसकी तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों चल सकता है। सरल क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। व्यक्ति पृथ्वी की तुलना की सतह में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों चल सकता है, तो ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा ये बताना है। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। देखिए जैसे कि अपन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है अब ड्यूटी के साथ साथ समय भी है वो थोड़ा कम मिलता है, और ऐसे कंडीशन में जो पढ़ाने की व्यवस्था है वो मैं क्वार्टर में ही करता हूँ।
क्लास वगैरह, तो ट्रेनों का आवागमन भी इसमें कंटिन्यू रहता है। मे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पृथ्वी है की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी है, क्या ये कारण है? चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी है कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में अधिक ठंडा है। देखिए बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होंगी। चंद्रमा की सतह खुरदरी, इसका कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होता, इससे भी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है वो सही होगा कि चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण है स्मॉल जी है, उसका मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण कह दो या ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। कितना कम होता है? 1/6। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने पहले बात की थी, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार पे F बल लगा रहा है और वो उसे विस्थापित करने में असफल हो जाए तो कितना कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं और अधिकतम कार्य। देखिए अपन ने बात की थी W की, F.S। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाएं और वो S विस्थापन देने में सक्षम हो जाए तो कार्य किया हुआ माना जाता है। अब कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो उस कंडीशन में होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो। यदि थीटा का मान जैसे थीटा का मान है वो बिलो 90 हो, यदि 90 से कम हो तो कार्य क्या होगा? धनात्मक, कार्य धनात्मक। और यदि थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा हो जाए थीटा का मान, तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। थीटा से कम हो तो धनात्मक। और थीटा अगर 90 डिग्री हो, जो वस्तु अपने उठा रखी है, जिस वस्तु को अपन विस्थापन देना चाहते हैं, जिस वस्तु पर अपन कार्य करना चाहते हैं, यदि उस वस्तु का पृथ्वी धरातल के साथ जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। 90 से कम है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। और 90 है तो 90 से अधिक है तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगला जो आप इसमें देखें, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी उसको जो एस डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं दे पाता, तो सीधी सी बात है वो कितना कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार है, तिरछी होती हुई भी गिरती क्यों नहीं है? तिरछी होती हुई भी गिरती क्यों नहीं है? सही आंसर बताना है क्या होगा। ए है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बी है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। और सी है इसके पीछे सूर्य प्रभाव है, या डी है के असर से, यानी एक सरप्राइज असर से। पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होती हुई भी गिरती क्यों नहीं है? इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ऑप्शन ए में है कि इसके जो गुरुत्व केंद्र, जो अपन ने बात की थी कि जब अपन खड़े होते हैं तो गुरुत्व केंद्र अपने जो पैरों के जो दोनों पैर होते हैं, जब अपन सटाते हैं दोनों पैरों को तो उन पैरों के पीछे में होता है। जब झुक जाते हैं तो गुरुत्व केंद्र आगे चला जाता है, जब अपन पीछे हो जाते हैं तो गुरुत्व केंद्र पीछे हो जाता है। वही है कि इसके जो गुरुत्व केंद्र है, जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर गुजरती है। यह इसका है। जो वैज्ञानिक अगर कारण देखें तो ये है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई गिरती क्यों नहीं है, कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार है, इसका जो बेस है उससे होकर जाती है। इसके साथ साथ एक जो भौतिक कारण ये भी मानते हैं कि इसकी जो नींव है, इसकी नींव, उसमें कोमल एक मुलायम मिट्टी डाली हुई है। जब इसको बनाया गया था तो मुलायम मिट्टी डाली हुई है, वो भी इसके स्थायित्व है, यानी इसको इसकी कठोरता, जो भूकंप वगैरह आते हैं उनसे इसको बचाने में वो काफ़ी मददगार है। जो इसकी नींव में मिट्टी डाली हुई है वो भी इसको एक ज़मीन से जोड़े रखती है, ज़मीन से चिपकाए हुए रखती है पीसा की ऐतिहासिक मीनार को। अगर एक जीके से रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन देखें तो जो पीसा की मीनार है उसकी ऊंचाई 179 फीट, 179 फीट इसकी ऊंचाई है। ये अपने जो लंब है उसे 4 डिग्री झुकी हुई है, 4 डिग्री झुकी हुई, 4 डिग्री सेल्सियस निकल जाता है दिमाग से, 4 डिग्री झुकी हुई है। पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो लंब से कितनी झुकी हुई है? 4 डिग्री। और ये 8 मंजिला है। क्वेश्चन आए
कि पिसा की ऐतिहासिक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 179 फीट। अपने लंब से कितनी झुकी हुई है, 4 डिग्री। और कितना मंजिला है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आंसर करना है आपको 8 मंजिला है। अगला क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में यानी सर्दियों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जब सर्दी की रातें होती है, सर्दी के दिन होते हैं, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की जो पाइप का धातु है वो गल जाता है। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की जो पाइप है फट जाती है, क्योंकि ऑप्शन सी सही होगा, जो अपने बात की थी, क्योंकि जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए जो पाइपें होती है वो फट जाती है या फटने की कंडीशन में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ है वो पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, बर्फ का नाम आ गया तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो आपको आंसर में यदि ठोस CO2 हो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। पानी में तैरती है, पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। जब भी एल्कोहल की बात आती है तो मुख्यतः एथेनॉल से समझा जाता है, एथेनॉल से। C2H5OH, C2H5OH क्या है, एल्कोहल है। और एथेनॉल, वैसे अगर इसका रासायनिक नाम देखें तो एथेनॉल, अमूमन सभी शराब में एथेनॉल का ही यूज किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा जहरीली शराब, जहरीली शराब, कि जहरीली शराब पीने से इतनों की हालत गंभीर या इतनों का निधन, इससे रिलेटेड कोई खबर मतलब आती रहती है। क्योंकि देखिए जब भी मतलब ऐसे केसेस होते हैं तो उनमें गड़बड़ी तो होती है, तो वो किस कारण से होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जहरीली शराब में ऐसा क्या कारण होता है कि पीने वाले का निधन हो सकता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मेथनॉल मिलाया होता है, CH3 जो हाइड्रोकार्बन श्रेणी का जो प्रथम तत्व है, प्रथम जो सदस्य है, तत्व नहीं कह सकते, प्रथम सदस्य है ना, CH4 मेथेन है ना, उसका जब एक HOH समूह है, ओल समूह से अगर विस्थापित हो जाए तो मेथेनॉल बनता है। अब यदि शराब में मेथेनॉल मिला हो तो ये अपने यकृत में जाने के बाद मेथेनएल्डिहाइड बनाता है। क्या, मेथेनएल्डिहाइड बनाता तो एल्कोहल भी, एथेनॉल भी बनाता है अपने यकृत में जाने के बाद, है ना। ये एथेनएल्डिहाइड बनाता है, और एथेनएल्डिहाइड उतना हानिकारक नहीं होता जितना मेथेनएल्डिहाइड होता है ना। एल्डिहाइड आपने सुना होगा CHO, जो इसका अपना ये जो समूह है CHO से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेथेनेल या मेथेनएल्डिहाइड बनाता है। और मेथेनएल्डिहाइड है यानी यकृत में जाने के बाद, और मेथेनएल्डिहाइड है वो काफ़ी जहरीला होता है, यानी टॉक्सिक होता है, इस कारण व्यक्ति का निधन हो जाता है या बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। तो क्वेश्चन अब पे आते हैं फिर से कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। देखिए इसका कोई संबंध नहीं, बर्फ पानी के जमने से बनती है नहीं, बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है नहीं। ऑप्शन डी क्या होगा सही, बर्फ पानी से हल्की है तथा एल्कोहल से भारी। बर्फ पानी से तो हल्की है परंतु एल्कोहल से क्या है, भारी, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। एक झील है जिसमें नाव तैर रही है, इस्पात की नाव के लिए नाव के द्वारा जो विस्थापित पानी का भार है वो कितना होता है, नाव के भार से कम होता है। देखिए किसी भी वस्तु के तैरने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु का जितना भी भार डूबा हुआ हो वह कम से कम उतना या उससे अधिक पानी को हटाए, तो वो तैरने में सक्षम होगी, अन्यथा वो डूब जाएगी। तो ये नाव के भार से कम होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगला है नाव के भार से ज़्यादा, या नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे। देखिए झील में जो पानी है इसकी सतह के नीचे भी नाव का कुछ भाग होता है, कुछ भाग होता है, या नाव के भार के बराबर है, या जो ये पूरी नाव है इसके भार के बराबर पानी हटाए, या जो डूबा हुआ हिस्सा है इसके बराबर हटाए, या नाव के भार से ज़्यादा या नाव के भार से कम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी है वो सही होगा कि नाव के उस भाग के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे। और एक क्वेश्चन आता है आपके कि एक झील में तैरने वाली कोई नाव या कोई वस्तु, उसका कितना भाग है, उसका जैसे 10 हिस्सों में से कितने कौन सा हिस्सा है वो उसके नीचे रहता है, किसके, पानी के नीचे रहता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। तो 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा है वो नीचे रहता है, और 9/10 या 9 भाग 10 में से 9वां भाग है वो ऊपर रहता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, वो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के उस भाग के बराबर होता है जो झील में पानी की सतह के नीचे। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा, अपन क्वेश्चन थोड़ा तेज जल्दी से देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम तो ज़्यादा लग रहा है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, सही ऑप्शन बताओ क्या है, सीधे बताना है। ए है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी है सड़क है बर्फ से सख्त होती है, बी है, सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, और डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। घर्षण अपन को चलने में कठिनाई वहीं होती है जहाँ घर्षण कम हो, जहाँ न्यूनतम घर्षण हो वहाँ अपन को चलने में अधिकतम कठिनाई होगी, और जहाँ अधिकतम घर्षण हो वहाँ अपन को चलने में न्यूनतम कठिनाई होगी। ये जो न्यूटन गति का थर्ड लॉ है उसके अनुसार सब कुछ ये जो भौतिकी ये क्रिया है न्यूटन गति के थर्ड नियम के अनुसार अपन समझेंगे अलग से टॉपिक में। अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। किसी कालीन की, यानी जो अपन मैट्रेस वगैरह जैसे दरवाजे के आसपास रखते हैं, उसमें मतलब बहुत दिन, 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5-7 दिन बाद जब अपन सफाई करते हैं तो उसे जब डंडे से पीटते हैं, तो डंडे से इसे पीटते हैं, छड़ी से पीटते हैं, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। यानी उसमें से आपने देखा होगा कि उसमें से मिट्टी के जो कण हैं वो गिरते रहते हैं, मिट्टी के कण हैं वो गिरते रहते हैं, ऐसे होते। ये किस कारण असंभव है, न्यूटन गति के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या प्रथम और द्वितीय नियम के संयोजन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन से नियम से होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए है वो सही होगा, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यानी स्थिर अवस्था में है, या यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है, एक समान चाल से सरल रेखा में सीधी रेखा में गतिमान है, गतिशील है, तो तब तक गतिशील रहेगी, या तब तक स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यानी अपनी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, कोई बाह्य जो बल है F उस पर न लगाया जाए, तब तक वो अपनी वर्तमान अवस्था में रहेगी। ये गति का प्रथम नियम है। और गति के प्रथम नियम को यदि देखें यानी किस नाम से जानते हैं, तो इस ऑप्शन में आपको ये भी करना है, आए तो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। अब देखिए फिर से अपन ऑप्शन पे आते हैं, जो किसी कालीन की सफाई के लिए छड़ से पीटा जाए तो उसमें से जो धूल के कण है वो गिरते हैं, क्यों, किसके कारण। तो ऑप्शन में आपको करना है जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण। और जड़त्व है वो 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्व 2 प्रकार का होता है, स्थिर जड़त्व और गति का जड़त्व है। जो ये कण गिरते हैं वो स्थिर जड़त्व के कारण गिरते हैं। आपने देखा होगा अपन बस में जैसे, या कोई घुड़सवार घोड़े पे बैठा है, या अपन ट्रेन में बैठे हैं, अचानक चल पड़ने पे अपन पीछे की ओर होते हैं, अपन पीछे की ओर अपन को धक्का लगता है, क्यों, स्थिर जड़त्व के कारण। अपन स्थिर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलेगी, बस चलेगी, तो उनके साथ साथ जो अपने जो शरीर का नीचे का हिस्सा है, जो पैर है, वो तो ट्रेन और बस के साथ गतिमान हो जाएगा, लेकिन अपना जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा जो वो
अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। यही जड़त्व है। यदि जड़त्व की परिभाषा है, देखिए जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, यानी एक तरह का एक ये द्रव्यमान का जो एक है ना गुण कह सकते हैं। जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? जड़त्व की सिंपल परिभाषा है कि किसी कोई भी वस्तु अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यानी वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि वो गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। कैसे? ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, अचानक बस वाला ब्रेक लगाए तो अपन क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? और अपन को कई बार लगने की संभावना भी रहती है। क्यों भाई? गति के जड़त्व के कारण ही। क्योंकि अपना जो ऊपर का पोर्शन है, शरीर का ऊपर का हिस्सा है, वो तो बस के साथ गतिमान रहता है, लेकिन वो तो पूरा हिस्सा शरीर के साथ बस के साथ गतिमान रहता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जैसे ब्रेक रुकती है तो वो तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी भी गति के जड़त्व के कारण गतिमान रहना चाहता है, और अपन को आगे क्यों झुकना पड़ता है। अपन जब बस से नीचे उतरते हैं तो यदि बस के रुकते ही तुरंत अपन उतर जाते हैं तो पूरी संभावना रहती है कि आगे गिरे। यदि बस के रुकने के तुरंत ही उतर रहा है कोई यात्री तो गिरने की संभावना रहती है। क्योंकि उसका शरीर है वो बस के साथ गतिमान रहता है। बस तो रुक गई, लेकिन उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो गतिमान रहता है। इसलिए बस से उतरते समय कुछ दूरी तक आगे तक दौड़ते 5-7-10 फीट तक आगे तक हल्का हल्का दौड़ के अपने शरीर पर मांसपेशियों के जो बल है, पेशी बल, उसके द्वारा कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। 5-7-10 फीट तक आप थोड़े से आगे दौड़े ताकि आपका अपने पे नियंत्रण हो जाए। इसी प्रकार ये जो गति के जो तीनों नियम है वो अपन एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का प्रथम नियम लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना रहेगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर या नीचे होना उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है, या एक नदी में कोई तैराक है, देखिए इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है, और एक समुद्र में तैराक है, या एक ही व्यक्ति दोनों जगह तैर रहा है, पहले नदी में तैरता है, समुद्र में तैरता है, तो क्वेश्चन बनता है कि तैराक को कहाँ तैरना आसान लगता है, नदी में तैरना या समुद्र में तैरना, और क्यों लगता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि जो समुद्र के जल का घनत्व होता है वो नदी की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व नदी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। यही कारण है कि जब कोई जहाज समुद्र में आता है, कोई जहाज नदी से समुद्र में आता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और यही कारण है कि किसी तैराक को नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना, वैसे देखे तो समुद्र अथाह यानी बहुत ज़्यादा जैसे एक अथाह पानी का भंडार होने का, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने का डर लग सकता है। लेकिन रियल में अगर अपन बात करें तैरने की, तो नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है घनत्व के कारण। नदी के पानी का घनत्व समुद्र की पानी घनत्व की अपेक्षा कम होता है, यानी समुद्र का जो घनत्व होता है पानी का वो अधिक होता है। ऑप्शन में आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए में देखें तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, यानी लोहे की जो पारे से रासायनिक क्रिया है की प्रवृत्ति है वो पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार है वो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है तथा पारा पानी से भारी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। सबसे पहले अपन आंसर देख लेते हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है, देखना पारा है ना, मरकरी Hg, ठीक है, इसमें तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। जो डेंसिटी होता है वो पानी की बजाय लोहे का क्या होता है? आयरन Fe का
क्या होता है, अधिक होता है, जबकि पारे से कम होता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आयरन है, जैसे इसके ऐसे पूछ लेते हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तीनों इसके अयस्क हैं, ये तीनों इसके अयस्क है। अयस्क अगर अपन देखें तो अयस्क वो पदार्थ या वो जैसे जमीन से निकाला हुआ सीधा पदार्थ है, एक खनिज होता है जिसे अपन शुद्ध तत्व है, शुद्ध खनिज प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध तत्व शुद्ध खनिज प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अयस्क शुद्ध नहीं होता, अयस्क में क्या होती है, अशुद्धि होती है। क्या होती है, अशुद्धि होती है। उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धि को क्या कहते हैं, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग बोलते हैं। या क्वेश्चन आ जाता है गैंग क्या है, तो अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे गैंग बोलते हैं। और गैंग को हटाने के लिए, गैंग को हटाकर शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको आंसर में करना है फ्लैश के, क्या करना है, फैल्स के, फैल्स के। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से क्या होता है, कम और पानी के से अधिक होता है। इस कारण लोहे की कील है वो पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी होगा अधिकतम और आयतन होगा न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर, देखिए ये क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व है। देखिए वस्तु की मात्रा यानी उसका जो भी, जैसे 1 kg है, यदि 1 kg में से अपन आधा kg हटा लिया तो आयतन प्रभावित होगा नहीं होगा, होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पे आयतन प्रभावित होगा, आयतन बदलेगा, भार भी बदलेगा और द्रव्यमान तो बदलेगा ही। तो बदलेगा क्या नहीं, घनत्व है, डेंसिटी, क्योंकि घनत्व का मात्रा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है क्योंकि, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पहले था, क्योंकि तैरने वाली वस्तु का जो घनत्व है वो जिस वस्तु में तैर रही है उसकी बजाय कम होना चाहिए। देखिए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऐसा नहीं है, डूबते हैं। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, यह गोली तैर नहीं सकती, ये ऑप्शन नहीं होगा। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ये भी नहीं होगा। अब क्या है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा नहीं होता। यदि घनत्व अधिक होता तो स्टील की जो गोली थी वो डूब जाती पारे में। ऑप्शन बी क्या होगा, विल बी करेक्ट कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा भाई, निम्न दाब, निम्न घनत्व या निम्न शांतता या निम्न तापमान। देखिए अमूमन तैरने का जो कारण होता है घनत्व से संबंधित होता है, सीधा सा है कि तैरने का कारण है वो घनत्व से, डेंसिटी से संबंधित होता है। तो आपको इस प्रकार से फिक्स रखना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो दिमाग को अन्य जगह न दौड़ा के घनत्व से रिलेटेड जो ऑप्शन है वही देखने। तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है, निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। रेल की जो पटरी है आपने देखा होगा, यानी ऐसे चौड़ी जो पट्टियां हैं वो लगाई जाती है, कहाँ, रेल की पटरियों के नीचे, और यहाँ से जो ये रेल की पटरी है वो जाती है। ठीक है, इन पटरी में क्या हो सकता है भाई, ये चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती है, ये जो कंक्रीट है वो कंक्रीट क्यों लगाई जाती है, चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती है। ये क्वेश्चन है कि वह झटकों को अवशोषित कर सके, ये कारण है, या फिर पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, या पटरियां समांतर बनी रहे, ये कारण है, या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ये कारण है। तो ऑप्शन है वो डी सही होगा कि रेल की पटरियों के नीचे वो मोटी मोटी जो पट्टियां और कंक्रीट इसलिए लगाई जाती है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है वो कम हो जाए। जो पी प्रेशर होता है वो क्या होता है, F/A। पी प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी N/मीटर। इससे आपको ये भी करना है, दाब का अगर अपन मात्रक देखें, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है,
पास्कल, न्यूटन अपॉन मीटर। अब यदि इसकी विमा क्या है, क्वेश्चन है कि दाब की विमा क्या है, तो आपको करना है m1, देखिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी, P बराबर F अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल एरिया, ये क्या होता है ना, एक क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, P बराबर F अपॉन ए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है m1 L-1 और T-2, ये क्या है दाब की विमा। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, एक एक टॉपिक को लेने के बाद सभी को है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करने की कोशिश किया करो। जब भी किताबें से भी आप पढ़ो यही तरीका होता है। बाकी कोई जो टॉपर होता है, जो पढ़ता है, जो या कोई अचीवमेंट हासिल करता है, इसका मतलब उसमें कोई कुछ अलग है वैसा कुछ नहीं है। सब ऑर्गन समान होते हैं, सब ऑर्गन समान होते हैं, सेम तरह से देखता है, सेम तरीके से सोचता है, ये सही नहीं है, सेम तरीके से सोचता है। ये जरूर है कि बुक को बुक कहेगा, किताब कहेगा, लेकिन सोचने का तरीका उनका जरूर अलग होता है एक बात विशेष को लेकर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल होता है, इसे अपन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी अगर विमा आए तो m1 L-1 और T-2, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि प्रेशर P है, वो जो क्षेत्रफल है उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रेशर उतना ही अधिक होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। रेल की पटरी के नीचे यही कारण है कि जो कंक्रीट और वो जो पत्थर की जो पट्टियां लगाई जाती है, मोटी पट्टियां, ताकि क्षेत्रफल अधिक हो जाए, और क्षेत्रफल अधिक हो गया तो जो रेल के द्वारा डाला गया जो दाब है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। रेल के द्वारा डाला गया जो दाब है वो कम हो जाएगा। जब भी रेलगाड़ी दौड़ेगी तो उन जो पटरियों हैं उन पे बल क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि नीचे जो क्षेत्रफल है कंक्रीट से, वो जो पत्थर की मोटी पट्टियां हैं उन्होंने काफ़ी क्षेत्रफल उसको दे रखा है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कहीं खड़े रहने की बजाय लेटना लेटना मतलब आरामदायक लगता है। जैसे या इस रिलेटेड एक और अगर अपन क्वेश्चन देखें तो जो ऊंट के पैर होते हैं, ऊंट के पैर वो रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसमें धंसते नहीं है, जो बाकी जीवों के धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पैर है वो काफ़ी क्षेत्रफल प्रदान करता है उसे। ऊंट का जो पैर है उसका जो नीचे का हिस्सा है उसे काफ़ी क्षेत्रफल प्रदान करता है। यही कारण है इससे जुड़ा हुआ कि जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि P और A एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। P और A एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। A जितना कम होगा प्रेशर उतना अधिक होगा। इसलिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की छोटी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वे किस बात का घोतक है? अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। अचानक गिर जाए तो किस बात का संभावना है? आंधी तूफान की संभावना है अचानक गिर जाए तो। और धीरे धीरे गिरे तो वर्षा की संभावना है, वर्षा की संभावना है। इंद्रदेव खुश होने वाले हैं। और जब बैरोमीटर का पारा यदि धीरे धीरे बढ़े तो मौसम साफ है, मौसम साफ है, सूर्यदेव खुश होने वाले। ठीक है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये आंधी तूफान की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है। साबुन के जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। साबुन के अंदर की बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या आधा होता है। सही ऑप्शन बताना आपको क्या होगा। ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? तो आंसर है वो ए सही होगा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडल का जो भारी दाब होता है उससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 25, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति दलदल में फंसा होता है उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है। एक देखिए ये क्वेश्चन है उससे पहले अपन देखते हैं। आपने देखा होगा जो CH4 है
मेथेन गैस, कौन सी गैस है? मेथेन गैस। ये कहाँ खूब पाई जाती है, यानी इसकी संभावना कहाँ अधिकतम होती है? गोबर में, जहाँ यानी गोबर हो, दलदल हो, है ना। या ये यूँ कहे कि गोबर में कौन सी गैस अधिकतम होती है, तो ऑप्शन में अपन क्या करते हैं? मेथेन गैस या CH4। अब मेथेन को एक अन्य नाम से अगर आए, या ये क्वेश्चन ये आ जाए कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन में हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी ये चारों सदस्य हो कंटिन्यू हाइड्रोकार्बन श्रेणी के, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो आपको ऑप्शन क्या करोगे? मार्स गैस किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों मेथेन करोगे। मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। अब क्यों कहते हैं मार्स गैस मेथेन को? क्योंकि जो धान के खेत होते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाने की संभावना अधिकतम होती है? धान के जो खेत होते हैं उनमें कौन सी जो गैस है वो पाई जाने की संभावना अधिक होती है? मेथेन की। कौन सी? मेथेन की। सूत्र क्या होता है? CH4। और गोबर गैस में भी मेथेन होती है, लेकिन मेथेन को मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए देखिए उससे जुड़ा बात बताता हूँ। धान के खेत में जब तक वो फसल पक ना जाए तब तक अच्छे पानी की आवश्यकता होती है, अच्छे पानी की आवश्यकता होती है। यानी इसका जो धान है, जो चावल होते हैं, वो काफ़ी पानी चाहिए होता है उन्हें, यानी वो लगभग एक निश्चित समय तो डूबे रहते हैं पानी में, तभी वो पकते। और वर्ष भर यानी ज़्यादातर पानी रहने के कारण है वहाँ दलदल बन जाता है। क्या हो जाता है? दलदल बन जाता है यार। वो दलदल अगर न बने तो भी अलग, उससे हटकर एक बात करें अपन, जो तालाब होते हैं या जहाँ वर्ष भर पानी रहता है या लंबा पानी रहता है या नदियों के आसपास जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ भी मीथेन पाई जाती है ना, वहाँ भी मीथेन पाई जाती है। अब तो दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कि मार्स कहते हैं, MARSH, मार्स। दलदल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। इसीलिए मीथेन गैस का नाम है मार्स गैस पड़ा है। मीथेन गैस का नाम क्या पड़ा है? मार्स गैस। क्वेश्चन आता है धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन या मार्स? गोबर गैस में मार्स या मीथेन? या मीथेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से। और ये भी क्लियर होना चाहिए आपका कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। क्योंकि मीथेन आपने देखा धान के खेत में दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस पाई जाती है, और दलदल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, MARSH, इसलिए मीथेन को भी मार्स गैस कहते हैं। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बताओ, अभी अपने बात की थी वही बात है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। क्योंकि व्यक्ति एक तो खड़ा है तब उसका प्रेशर है ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो उसका वो दो अपने पैरों के सहारे खड़ा है, और क्षेत्रफल कम है और उसका पूरा वेट है, यानी जो F है बल वो ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल कम है। व्यक्ति लेट जाएगा तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो अधिक हो जाएगा, और जो दाब डाला जा रहा है उसकी बॉडी के द्वारा वो कम हो जाएगा, और उसे कुछ आरामदायक फील होगा, आरामदायक महसूस होगा। यही कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लेट जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही, अपकेंद्रीय बल। यानी जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। एक इस प्रकार का और भी क्वेश्चन आता है कि जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने की मशीन, क्वेश्चन आता है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे। आपको क्या करना है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे कार्य करती है। और जो अपने दूध को मथने की मशीन होती है, जिसे अपन जनरल भाषा में बिलोना मशीन बोलते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से जो क्रीम अलग होती है वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होती है। तो दूध को मथने की मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? किस में से गतिज ऊर्जा नहीं है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ
mv²। निम्न से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? चलती हुई गोली में, बहते हुए पानी में, चलते हुए हथौड़े में या खिंचे हुए धनुष में। देखिए चलते हुए गोली में गतिज ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में भी होती है, चलते हुए हथौड़े में भी होती है, खिंचे हुए धनुष में नहीं होती। खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, और अपन पेशीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। पेशीय ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा है अलग अलग, लेकिन खिंची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर अपन देखें तो क्या होती है? हाफ mv²। हाफ mv², ये इसका फॉर्मूला है। अगला देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। हाफ mv² किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। कि यदि कोई बस कार की गति यानी जो v है वो दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो v है यहाँ वेग v दुगुना कर दिया जाए। अभी देखिए v क्या है? कांस्टेंट है, 1 है। यदि v का मान 2 कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? v² से 2² से 4 गुनी 4v², है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, गति दुगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस मेथड से होता है, किस विधि से होता है, किस कारण से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। देखिए दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। अपन देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक, या दो की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं, छोटे छोटे नाभिक है वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं, और जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा है वो मुक्त होती है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक है जैसे यूरेनियम वगैरह है, बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। बड़ा नाभिक होता है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन में, और नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक बनाते हैं। इससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक जो रेडियो सक्रियता पूरा टॉपिक है उसको एक दिन अपन अलग से वीडियो में देखेंगे, वहाँ ये पूरा कवर करेंगे। अगर रेडियो सक्रियता की खोज की बात करें तो हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो सक्रियता खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं रेडियो सक्रियता से वो सभी अपन जैसे अर्धायु वगैरह है, और इससे जो रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो 2-3 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, और 2 से 3 तरह के, और एक न्यूमेरिकल उनमें जरूर आता है, वो भी अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का, ये हो गया कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर उड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर उड़ाया जाता है क्यों? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, या वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। देखिए कोई भी वस्तु हवा में या कोई भी जो चीज़ है वो हवा में तभी उड़ती है जब 2 कारण हों, या तो वो हवा से हल्की हो। कोई भी वस्तु हवा में तभी उड़ेगी जब वो या तो हवा से हल्की हो, या उसको इतना दाब मिल गया हो कि उसका जो वस्तु का भार है उसके वो पृथ्वी पर डाले गए दाब से अधिक हो, यानी उसको नीचे से इतना प्रेशर मिल जाए, जिससे वो ऊपर की ओर उछल जाए, यानी भूमि से सतह से अलग हो जाए। ये 2 ही कारण होते हैं, या तो वो वस्तु से हवा से हल्की हो, या उसको नीचे से इतना प्रेशर मिल जाए कि वो एक तरह से ऊपर उछल जाए, जो भूमि है, जो सरफेस है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, उससे अलग हो जाए। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही होगा कि वायु उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर उड़ाया जाता है। किस लिए? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए नहीं, वायुदाब बढ़ाने के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा? बी, वायु। देखिए बाकी सी में क्या है? वायुयान द्वारा
भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए नहीं, कोई इसमें कोई है वो लॉजिक लागू नहीं होता। वायु अंदर भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग में उड़ाया जाता है, ताकि कार्यकारी वायु दाब यानी भूमि जो पृथ्वी है उस पर इतना वायु दाब डालें कि उसे ऊपर की ओर उछाल दे, ऊपर की ओर उठा दे। और ये कोई भी हवाई जहाज कितनी लंबी दौड़ लगाएं कि उसे कार्यकारी वायु दाब मिल जाए, ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस हवाई जहाज के भार यानी हवाई जहाज का टोटल भार है उस पर डिपेंड करता है। टोटल वजन कितना है, उसमें खुद का वजन कितना है, और उसमें कितना जैसे सामान वगैरह रखा हुआ है। जैसे मान लो कोई कमर्शियल जहाज होते हैं जो बड़े जहाज होते हैं, जैसे सेना के मान सकते हैं, जो साजो सामान ले जाते हैं, उनमें जैसे टैंक वगैरह रहते हैं, तो उनको काफ़ी लंबी दूरी तक या जो उनका रनवे होता है वो काफ़ी लंबा होता है। और जो छोटे जहाज होते हैं वो आपने देखा होगा, जो हल्के छोटे जहाज होते हैं वो कम दूरी तक उड़ने पर भी, कम दूरी तक चलकर भी उड़ान में सक्सेस हो जाते हैं, उड़ान भर लेते हैं। ये उनका जो उनमें जो भरा हुआ सामान है, उनका जो पूरा टोटली वजन है उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी हवाई जहाज को कितनी दूरी तक दौड़ाना है। तो ऑप्शन क्या होगा? कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखा था कि जब एक चलती हुई वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, देखिए राइटिंग तो भाई जैसी है वैसी है, आपको समझौता करना पड़ेगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस प्रकार बदलेगी? ये क्वेश्चन अपने देख लिए। यदि v दुगुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी, दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, आदि हो जाती है। ये ऑप्शन क्या होंगे? नहीं होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का उत्पादन यूज करके किस ऊर्जा में बदलती है वो? प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। और प्रकाश वोल्टेज सेल में जो अमूमन नहीं, जो अर्धचालक यूज होता है वो लगभग सिलिकॉन या जर्मेनियम वगैरह ये यूज में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन है वो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। क्वेश्चन आता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का तत्व है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो करना है सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन करना है लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 वाला लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है। और सबसे हल्का तत्व की यदि बात करें तो क्या करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? और जो आवर्त सारणी की पूरी डिटेल है वो अपन जनरल साइंस के आगे के जो वीडियोज़ रहेंगे उनमें एक एक करके आप वीडियोज़ है, सभी वीडियोज़ है आप कवर करना। अपन टोटली क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो आए हैं आज तक, सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, जो वायु का प्रेशर है वो घट जाता है, इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा है हवा में ऊपर जाने पे फट जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए सीढ़ी पर चढ़ने पे वैसे तो कोई कार्य करते नहीं है चढ़ने में, लेकिन मतलब अगर अपन देखें तो कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? देखिए ऑप्शन ए और बी है वो एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में भी गलत प्रिंटिंग की वजह से आए हैं। ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व है, लेकिन ऑप्शन फिर भी अगर ऑप्शन ए और बी दोनों आए हैं तो भी आपको बी सही करना है, ऑप्शन
बी है वो सही होगा। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए, एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? कोई भी पिंड है वो किसी अन्य पिंड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर खींचने की ट्राई करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है जी। और ये उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जी प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है। अब ये r क्या है? मान लो दो पिंड है A और B, इनके बीच की दूरी है r और m1 इसका द्रव्यमान है, m2 इसका द्रव्यमान है। तो जो g होगा वो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ये दोनों जो पिंड है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड है वो किसी अन्य वस्तु या पिंड को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास करता है, कोशिश करता है, ये तो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। लेकिन यदि उन दोनों पिंडों में से कोई एक पिंड पृथ्वी हो, उन दोनों पिंडों में से कोई एक पिंड पृथ्वी हो, यानी यदि पृथ्वी किसी भी अन्य पिंड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करे तो वो गुरुत्वीय बल कहलाता है। चंद्रमा भी अपने किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है, वो गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन जब गुरुत्वीय बल की बात आती है, गुरुत्वीय, तो क्या है कि सीढ़ी पे चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। यदि यहाँ गुरुत्व नहीं होता, कोई और ऑप्शन दिया हुआ होता तो आप एक कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पर जो बल, प्रेशर बल, फोर्स आरोपित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वो हर वस्तु पर बल लगाती है। मैं जो एक सामने कैमरा लगा है, जो मेरी बॉडी है वो इसको आकर्षित कर रही है, और ये कैमरा है वो बॉडी को आकर्षित कर रहा है। जो आसपास का जो भी पिंड है सभी, उनमें ये गुण पाया जाता है, उनमें ये अपने द्रव्यमान के कारण कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। और इनका जो द्रव्यमान और इनका आकर्षित करने का जो मेजरमेंट है, मापन है, बल है, वो इतना कम होता है कि अपन नगण्य मान सकते हैं। यानी जो जैसे बड़े पिंड है, जैसे ग्रह, उपग्रह वगैरह है ना, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा है ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी इतने जो बड़े द्रव्यमान वाले पिंड है उन्हीं की अपन गणना कर सकते हैं। यानी इनका जो आपसी का द्रव्यमान होता है वो कम होता है। लेकिन वैज्ञानिक अगर तथ्य की बात करें अपन, तो प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वो किसी भी वस्तु, अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यदि उन पिंडों में से कोई एक पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो t है वो क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपको बताना है। देखिए, t होता है जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? 2 पाई रूट l अपॉन g होता है। 2 पाई t जो आवर्तकाल होता है, लोलक का आवर्तकाल होता है t, वो क्या होता है? ये t है जो एलन मस्क की टेस्ला है ना, उसका लोगो भी है। ठीक है, थोड़ा रिलेटेड बात आ गई इसलिए बता दिया। ध्यान में भी रखना है आपको, जो टेस्ला है वो के फाउंडर कौन है? एलन मस्क। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से भी जनरल अवेयरनेस में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? देखिए, लंबाई है, अपन एल से समझते, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, बाकी को समान रहने दें, बाकी को समान रहने दें। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? घटता है, दुगुना होता है, 1/4 हो जाता है या 4 गुना हो जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। क्योंकि देखिए, अब 4 को अपन ये रूट हटाएंगे तो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई 2 अपॉन रूट जी, 2 अपॉन रूट जी, और एल है, यदि यहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो झूलने का समय क्या हो जाएगा? लोलक के झूलने का समय, लोलक का आवर्तकाल एक ही बात है, दुगुना हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण? ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले बता दिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट में बताना है। और ये क्लास अपनी पूरी क्लास है, वो आपको किस प्रकार लगी ये भी कमेंट में बताना है। इसमें क्या क्या संशोधन करें, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएं या जो अपन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं टाइम कम करें, या एक क्वेश्चन को मतलब जैसे अपन ने आज मैंने कोशिश की कि एक क्वेश्चन को उससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन हैं, जैसे एक मान लो क्वेश्चन है उससे जुड़े हुए अन्य जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए अपने क्वेश्चनों को है वो बढ़ा के बताने की कोशिश की। इसलिए आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि इसमें आप जितने भी करेक्शन सुझाव दे सकते हो कि सर इस तरह से वो कर लीजिए, है ना, वो आप इसमें कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस के भी अपन क्लास है वो जारी रखेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स होता है क्या कि ड्यूटी के साथ साथ टाइम कम मिल पाता है, इसलिए वीडियोज़ है वो थोड़े से टाइम ले रहे हैं। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम जैसा कि पास में आ रहे हैं, अभी हालांकि एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कब होंगी, लेकिन पूरा अनुमान है कि एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट तक है वो शुरू हो सकते हैं। और अन्य कोई भी अगर आपकी क्वेश्चन डाउट हो फिजिकल मेडिकल वगैरह को लेके तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज की ये क्लास है वो समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।